Good morning, students. Today we are going to discuss about some new points, or we can say that it's a new topic. It is national income and related aggregates. National income and related aggregates. जो हमारा next topic है, in this we have to study about it. There are some important points which we have to understand under this topic. The first one is domestic territory. Domestic territory किसे कहते हैं? Domestic territory क्या होती है? Domestic territory is also known as economic territory. It's a geographical territory in which is administered by a single government and in which people and goods can circulate freely. They can move freely. वो फ्री तरीके से उसमें आसानी से मूव कर सकते हैं. That is known as domestic territory. Domestic territory में कुछ ऐसी चीजें हैं, क्या क्या चीजें आती हैं that I am going to tell you. Domestic territory includes political frontier यानी कि geographical territory. इसमें वाटर एंड एयर स्पेस भी आता है. वाटर स्पेस जो किसी कंट्री में जो कंट्री कंट्रोल करती है वो, एयर स्पेस जो कंट्री कंट्रोल करती है वो, ये सारा इसमें आता है. एम्बेसीज, कंसल्टेंसीज, मिलिट्री बेसेस विच आर लोकेटेड अब्रॉड, जो किसी दूसरी कंट्री में हमारे मिलिट्री बेसेस, एम्बेसीज ये सारे लोकेटेड हैं, वो सारे इसमें आते हैं. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, किसी हमारी कंट्री की जो शिप और एयरक्राफ्ट है जो दूसरी कंट्री से गुड्स को लाते ले जाते हैं, वो सारे इसमें आते हैं. एंड फिशिंग वेसल्स यानी कि मछली पकड़ने के लिए जो हमारे फिशिंग वेसल्स जाती हैं, वो सारे के सारे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं. तो नेक्स्ट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स. नॉर्मल रेजिडेंट्स मींस, नॉर्मल रेजिडेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री refers to individual or institution who ordinarily reside in a country for more than 1 year and whose economic interest lies in the country in which they are living. So normal residents कौन से होते हैं? Normal residents are individual or institution who are living in a country for more than 1 year and whose economic interest, the interest of economic interest are lying in that particular country. Means whose center of economic interest lies in that country. And center of economic interest कौन कौन से होते हैं? Center of economic interest will be that earning, spending एंड सेविंग. एक ऐसा पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में 1 साल से ज़्यादा टाइम से रह रहा है एंड वो उसी कंट्री में अर्न करता है, उसी कंट्री में स्पेंड करता है और उसी कंट्री में अपनी सेविंग करता है, तो देन दैट पर्सन इज नोन एज नॉर्मल रेजिडेंट्स. अब नॉर्मल रेजिडेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन लोग काउंट नहीं होते, कौन कौन इंक्लूड नहीं होते. तो फर्स्ट इज फॉरेन टूरिस्ट, जो फॉरेन टूरिस्ट के आते हैं या विजिटर्स हैं जो केवल घूमने के उससे आते हैं. दे कैन नॉट बी द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ एनी कंट्री. वो किसी भी कंट्री के, मतलब हमारी कंट्री में घूमने आए तो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, और अगर वो दूसरी कंट्री में घूमने के लिए गए हैं तो वो दूसरी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, WTO या UNO, इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो लोग आते जाते रहते हैं या इनका कोई इंस्टीट्यूशन जो इन्होंने बना रखा है किसी दूसरी कंट्री में, तो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते. नेक्स्ट थिंग होती है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज लोकेटेड इन द गिवन कंट्री. किसी कंट्री में जो एम्बेसी है, इस एम्बेसी में जो फॉरेन का स्टाफ है, लाइक इंडिया में जो अमेरिकन एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी में जो अमेरिकन वर्क कर रहे हैं, दे कैन नॉट बी द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकते. नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले लोग. द एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हु आर लिविंग इन एनी पर्टिकुलर कंट्री. तो वो जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं उस कंट्री के तो वो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, बट जिस कंट्री में वो वर्क कर रहे होते हैं वहाँ के वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते. नेक्स्ट है बॉर्डर वर्कर्स. कुछ ऐसे लोग जो बॉर्डर पर वर्क करते हैं, मीन्स
जो डेली वर्क के लिए बॉर्डर को पार करते हैं, लाइक सुबह गए बॉर्डर के पार वर्क किया और शाम को वापस आ गए, इस तरीके के जो लोग होते हैं दे आर बॉर्डर वर्कर्स, और उनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहते। जिस कंट्री में पता लगा कि हमारी कंट्री से गए, पूरे दिन उन्होंने दूसरी कंट्री में वर्क किया और शाम को वहां से वापस आ गए, तो इस तरीके से जहां उन्होंने वर्क किया वहां के वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे अर्निंग तो उन्होंने करी लेकिन वहां पर स्पेंडिंग नहीं करी, सेविंग नहीं करी, उन्होंने अर्न किया और वापस अपनी कंट्री में आ गए, तो दे विल नॉट बी कंसिडर एज नॉर्मल रेजिडेंट। ओके, तो नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम इज द इनकम विच इज पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे की जाने वाली इनकम को फैक्टर इनकम कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनके वर्क के बदले में, तो factor income is the income which is received by the factors of production by rendering their services in the production process। प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी सर्विसेज देने के बदले में जो इनको इनकम मिलती है, दैट इज फैक्टर इनकम। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको इनके वर्क के बदले में जो भी इनकम मिलती है, लाइक लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो इन सबको जो ये सारी चीजें मिलती हैं, ये सारा कुछ जो होता है वो होती है फैक्टर इनकम। क्या क्या मिलता है बदले में? लैंड को मिलता है रेंट, तो रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारी की सारी चीजें फैक्टर इनकम में काउंट होती है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसफर इनकम पर। ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम इज अ टाइप ऑफ इनकम विच इज रिसीव्ड बाय any individual or institution without rendering any services in the production process। प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी वर्क किए बिना जब उनको कोई इनकम मिलती है, देन इट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। लाइक क्या हो गया? ओल्ड एज पेंशन हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, ग्रांट्स हो गए, डोनेशंस हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? इनके बदले में कोई वर्क नहीं किया था, तो ये सारे हो गए हमारे ट्रांसफर इनकम। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ग्रॉस वैल्यू पे। ग्रॉस वैल्यू, किसी भी कमोडिटी की ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट द टाइम, द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी एट द टाइम ऑफ परचेज इज नोन एज इट्स ग्रॉस वैल्यू। परचेज के टाइम पर किसी कमोडिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है उसकी ग्रॉस वैल्यू। मीन्स हमने जब कोई चीज खरीदी तो कितने की खरीदी, दैट कॉस्ट इज ग्रॉस वैल्यू। नेक्स्ट इज नेट वैल्यू। नेट वैल्यू is also known as present and actual value of the commodity। प्रेजेंट वैल्यू 2 साल पहले जब हमने कोई चीज खरीदी थी, उसकी आज की डेट में अगर हम सेल करना चाहें तो उसकी क्या वैल्यू होगी, कितने प्राइस हमको मिलेगा, दैट इज नेट वैल्यू। तो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? नेट वैल्यू फाइंड करने के लिए ग्रॉस वैल्यू से हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन इज द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। जो कंजम्पशन क्या आता है उसकी वैल्यू होती है, तो जब हम उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन वी कैन गेट नेट वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी। ओके, so that's all for this video। So for next I'll just send the notes and it's your responsibility to note down all the notes। Okay, till then, thank you।